हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली कक्षा मैंने बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर लिया था और कोशिका चैप्टर में मैंने एक वीडियो दिया है और उसका यह अगला पार्ट है। याद रखिएगा कि आपको कोशिका के फिगर वाइज और कोशिका के खोज का इतिहास, कोशिका के अंगकों की खोज किन वैज्ञानिकों ने की, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका से रिलेटेड जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न और भी बच रहे हैं कोशिका से, तो उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और केवल उन्हीं बातों को लूंगा जो क्वेश्चन परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका में हमने क्या क्या पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया, अब तक माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, पिछली वीडियो में लाइसोसोम देख लिया है, राइबोसोम देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया है, दोनों रफ और स्मूथ, लाइसोसोम भी देख लिया, मतलब गोल्जी कार्ड भी देख लिया है, कोशिका द्रव्य के बारे में जान लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जान लिया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मूल रूप से होगा खाद्य रिक्तिका के बारे में। क्या? खाद्य रिक्तिका। बस हम उन्हीं पॉइंट को समझाएंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे, आपको याद रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, खाद्य रिक्तिका क्या होता है, समझ में आ रहा है। खाद्य मतलब भोजन और रिक्तिका मतलब खाली स्थान। तो जब कोशिका किसी पदार्थ को अपने अंदर समाहित करता है, ठीक, तो उसमें प्रोटीन आते हैं, लवण आते हैं, विटामिन आते हैं, या फिर जल आता है, बहुत सारे पदार्थ आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं कि बच जाते हैं। ठीक है, तो जो आवश्यकता से अधिक कोशिका में आया हुआ आवश्यकता से अधिक जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आकर के कहाँ जमा हो जाते हैं? खाद्य रिक्तिका में। कहाँ जमा हो जाते हैं? खाद्य रिक्तिका में। बस यही एक विशेष पॉइंट है यहाँ। खाद्य रिक्तिका विशेष भाग है पादप कोशिका में, जो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा अभी पादप कोशिका आपको, तो उसमें मैं कवर करूंगा। और इन दोनों में जो सिंपल डिफरेंस है और इनके अंतर से जो प्रश्न पूछते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि खाद्य रिक्तिका हमारा क्लियर हो गया, बस उसका एक विशेष कार्य है। प्रश्न कहाँ से उठते हैं? कार्यों से और विशेषताओं से। कोशिका के कार्यों और विशेषताओं से, अंगकों के जो कार्य हैं वहां से प्रश्न उठते हैं, उनकी विशेषताओं से प्रश्न उठते हैं। तो आप उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगला चीज हमको आज देखना है, जो मूल रूप से हमको देखना है केंद्रक। क्या देखना है? केंद्रक, न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे कि केंद्रक का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह इसका बाहरी भाग है। क्या? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली दोहरा झिल्ली होता है। केंद्रक झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? दोहरी। जबकि कोशिका झिल्ली एकहरी झिल्ली होती है, याद रखेंगे। केंद्रक झिल्ली, ये वाला जो झिल्ली है, इसके केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है छिद्र युक्त, अनेक जगहों पर छिद्र है, तो इसको हम क्या है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली के बारे में हम देख लिए कि केंद्रक झिल्ली से प्रश्न एक ही बनता है और यह बनता है कि केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। दूसरा कि केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य को और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ कोशिका में जो द्रव्य है वो और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है वो, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो केंद्रक झिल्ली। दूसरी बात कि दोनों के बीच पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित कौन करता है? दोनों के बीच पदार्थों के नियंत्रण को कौन, मतलब पदार्थों के परिवहन को, कि इसमें से कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, इसको भी नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? केंद्रक झिल्ली का। बस इतने ही पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे सुन करके, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, बहुत सारा था। अब देखिए आगे, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक, केंद्रक द्रव्य में भी जिस तरह से कोशिका द्रव्य में अनेक रचनाएं होती है, उस तरह से केंद्रक द्रव्य में भी कुछ रचनाएं होती है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे केंद्रिका को समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, उसके बाद केंद्रक मतलब कोशिका को बड़ा करके देखा जाने लगा और कोशिका के अंदर जो भी अंग मौजूद थे छोटे छोटे, उन सबको भी देखा जा सका। तो उसी में एक तरह की खोज हुई केंद्रिका की। किसकी? प्रत्येक केंद्रक के मध्य में एक छोटा सा और छोटा दाने के समान केंद्रक होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक के अंदर है केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका, न्यूक्लियोसोम। तो यहां हम देखेंगे कि केंद्रिका जो है, इसका एक मुख्य कार्य है कि जब कोशिका विभाजित होगा, दो भाग में बढ़ता है, तो पहले केंद्रक बढ़ता है और इसको बढ़ने में यह क्या करता है? सहायता करता है। बस इतना ही पॉइंट। आगे जो विशेष पॉइंट है, गुणसूत्र से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो चलिए यहां समझते हैं। ये जो आपको पतली पतली धागे नुमा आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है?
ये है क्रोमैटिन की जालिका, क्रोमैटिन की जालिका। अब देखिए जब कोशिका परिपक्व हो जाता है, ठीक, उसके बाद ये जो जालिका है, ये धागे नुमा आकृति है, ये जगह जगह से टूटती है। क्या होती है? टूट जाती है, और टूट करके अनेक छोटे छोटे सूत्रों का निर्माण करती है, छोटे छोटे धागे नुमा रचनाओं का निर्माण करती है। और इन छोटे छोटे रचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गुणसूत्र। इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र। मतलब क्रोमैटिन की जालिका जब टूटती है छोटे छोटे भागों में, तब किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का। ठीक है, आपको बता दें कि क्रोमैटिन की जालिका या क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो गुणसूत्र जो है यह क्या होता है? अनुवांशिक इकाई होता है। गुणसूत्र क्या होता है? अनुवांशिक इकाई। और गुणसूत्र से एक प्रश्न, गुणसूत्र बना किससे होता है? तो गुणसूत्र बना होता है, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझा भी रहा हूं। गुणसूत्र जो होता है वह बनता है डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे कि गुणसूत्र किससे बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन से। पूछा जा चुका है प्रश्न कि डीएनए जो बना होता है, डीएनए मतलब कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रोटीन से बनते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन नामक प्रोटीन से। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, अब गुणसूत्र का कार्य होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह कार्य करता है। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाने का कार्य किसका होता है? गुणसूत्र का, क्योंकि यह वाहक होता है। गुणसूत्र क्या है? पैतृक लक्षणों का वाहक है। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाने का कार्य किसका होता है? गुणसूत्र का। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रत्येक कोशिका में, ठीक है, किसी एक जंतु के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। जैसे मनुष्य के सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 जोड़ा, मतलब 46। ठीक है, यह अगर हम दूसरे जानवर को देखें तो उनके कोशिका में जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम घोड़ा का गुणसूत्र देखें 78 होता है, अगर हम चूहे का देखें 42 होता है, मतलब 21 जोड़ा। ठीक है, तो अलग अलग जंतुओं की कोशिकाओं में अलग अलग संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखेंगे कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्र क्या कार्य करता है? तो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या पॉइंट बनते हैं यहाँ से? तो ये बना किससे होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये हमने कोशिका मतलब कि गुणसूत्र के बारे में भी इतना समझ लिया। बस यहीं से पॉइंट बनते हैं और यहीं से प्रश्न उठते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले अंक को। एक चीज आप लिखिएगा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका किस अंग में श्वसन की क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बात ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर अनॉक्सी श्वसन हुआ, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हुई, तब कहां पर श्वसन की क्रिया हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी? तो कोशिका द्रव्य में। याद रखेंगे, कोशिका द्रव्य में। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तो श्वसन कहां हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में ही श्वसन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे कि जंतु कोशिका तो क्लियर हो गया हमारा। इसके बहुत सारे पॉइंट पिछली वीडियो में बताए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पहला वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो देख लेंगे। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? पादप कोशिका में आते हैं। इसको मिटा रहे हैं आप लोग, वीडियो रोक करके और इसको नोट कर सकते हैं। यह अगर आपको पहले से याद था तो अच्छी बात है। चलिए हम देखेंगे कि पादप कोशिका जो होता है उसमें एक सबसे विशेष बात है, और उससे प्रश्न उठते हैं कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली न होकर के कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल वॉल। ठीक है, अब कोशिका भित्ति जो है वह किससे बना होता है? बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। मतलब जितने भी पौधे होंगे, सभी पौधे क्या किस चीज से बने हुए? कोशिकाओं से।
और सभी की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बने हैं? सेलुलोज से। तो इसका अर्थ यह निकलता है, एक क्वेश्चन भी आता है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन है? वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है? तो सेलुलोज। कौन? सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, याद रखेंगे कि यह एक कार्बनिक यौगिक है लेकिन जटिल है। कैसा है? जटिल। ठीक है, इसकी जटिलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सामान्य रूप से जो मांसाहारी जंतु है या सर्वाहारी मनुष्य या कुछ ऐसे जंतु इसको पचा नहीं पाते हैं, जबकि जो शाकाहारी जंतु है वो इसको पचाते हैं। ठीक है, इसीलिए शाकाहारी का जो आहार नाल होता है या छोटी आंत की लंबाई होती है वो बड़ी होती है, जबकि मांसाहारियों की आहार नाल या छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो सेलुलोज के बारे में आपको ये बात जाना। एक चीज और जान लीजिएगा कि कागजों का जब निर्माण होता है और कागज धीरे धीरे रखे हुए पुराने हो जाते हैं, और जब कागज पुराने हो जाते हैं तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, हल्का पीला हो जाते हैं। मतलब जो पेज होते हैं पेपर वो हल्के पीले हो जाते हैं। क्यों? तो सेलुलोज के अपघटन के कारण। ठीक है, क्योंकि कागज किससे बना हुआ है? पौधे से, और पौधा में सेलुलोज है, तो धीरे धीरे सेलुलोज का जब अपघटन होता है तो एक अलग रंग में परिवर्तित होता है जो हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हाई लेवल प्रश्न था। ठीक है, चलिए हमने उसको भी कवर कर लिया। तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। अब याद रखेंगे यहाँ कि कोशिका भित्ति के मध्य मतलब अंदर कोशिका झिल्ली भी होती है। ये नहीं है कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है बाहरी आवरण, इसमें कोशिका झिल्ली है, लेकिन कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है। चलिए, इसका एक विशेष अंग केंद्रक के साइड में ये बड़ा सा भाग बना हुआ है, ये खाद्य रिक्तिका है। क्या है? खाद्य रिक्तिका, या सोचे केवल रिक्तिका कह सकते हैं हम। तो यह जो रिक्तिका है इसका आकार बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार काफी बड़ा होता है, जिस कारण से केंद्रक किनारे पर रहता है। आपने यहाँ देखा केंद्रक मध्य में है, यहाँ कहाँ है? किनारे पर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक होता है मध्य में, किनारे पर, तो किनारे पर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लगभग कोशिका का 90% भाग, अंदर का 90% भाग खाद्य रिक्तिका समेटे हुए रहती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह भी जान लीजिएगा कि खाद्य रिक्तिका में लगभग 90% जल रहता है। खाद्य रिक्तिका में लगभग 90% क्या रहता है? जल रहता है। ये बात आप जरूर याद रखिए, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि यह 90% जगह भी छेदता है और 90% इसमें जल भी उपस्थित होता है। चलिए, इसके उपस्थिति के कारण सभी अंग साइड में होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका कोशिका। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अंग आपने यहाँ देखा था पिछली वीडियो में, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो या गोल्गी का उपकरण हो, ये सभी अंग यहाँ भी हैं और सबका उसी तरह का काम है, सेम वर्क है। यहाँ जो जंतु कोशिका में वो काम कर रहे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ क्या कर रहे थे? तो श्वसन कर रहे थे, ऊर्जा बना रहे थे। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? वही काम करेंगे। ठीक, तो दोनों कोशिका में जो एक विशेष अंग है, वे दोनों में जब समान अंग है तो वे समान कार्य करते हैं। ठीक है, एक चीज जान लेंगे कि केंद्रक को कोशिका का मैनेजर कहते हैं। कोशिका का मैनेजर या नियंत्रक या प्रबंधक, क्योंकि कोशिका में कौन सा कार्य कहां पर होना है, क्या कहां पर टूट गया, किसको इसके मरम्मत के लिए भेजना है, कौन सा अंग क्या कर रहा है, इस सब का केंद्र कौन रखता है? केंद्रक। इसलिए केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मैनेजर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ भी केंद्रक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया पिछले बार से ही क्लियर। लाइसोसोम या राइबोसोम या गोल्गी का उपकरण, ये सभी। एक इसमें विशेष चीज है और वो है लवक। क्या? लवक। लवक को आप ध्यान से पढ़िए, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं लवक के बारे में। ठीक है, लवक वे पदार्थ होते हैं, इनको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं। लवक
केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं। तो इस चीज पे तो एक चीज लिख दीजिए पहले कि लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। एक चीज और जान लीजिए, कोशिका भित्ति मृत होती है जबकि कोशिका झिल्ली जीवित होती है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बताया गया। आगे देखिए, तो लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं में लगभग 3 प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के लवक होते हैं? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 2 जो लवक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पर उपस्थित है और यह पौधे में क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे की कोशिका का कौन सा भाग, किस भाग में भोजन बनता है, तो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। याद रखेंगे कि भोजन कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। जबकि ऊर्जा गृह किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। ठीक है, पादप कोशिका में भी ऊर्जा गृह किसको कहेंगे? ऊर्जा कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और भोजन कहाँ बन रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट को, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम यह भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक। हरित लवक। ठीक है, तो हरित लवक जो होते हैं, ठीक, ये इसमें भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका का रसोई घर हो गया यह, पादप कोशिका का रसोई घर। क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो ये हरे रंग के होते हैं, हरित लवक हरे रंग के होते हैं और इसी में क्लोरोफिल होता है। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का, पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अब आगे क्रोमोप्लास्ट। तो आपने देखा है कि बहुत सारे रंग के फूल होते हैं। ठीक, फूलों में रंग भरने का कार्य जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट का होता है। किसका होता है? क्रोमोप्लास्ट का। या रंग बिरंगी पत्तियां होती है, फूल होते हैं, इन सब के रंग का कारण क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में हमने बहुत चीज देख लिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं एक विशेष प्रकार की स्थिति कि एक कोशिका होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है? चलिए उसको देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बस 2 मिनट में आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, जब इस पृथ्वी के निर्माण के बाद जब सबसे पहली कोशिका का निर्माण हुआ होगा तो धीरे धीरे हमने जो विकास किया है वो क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले परमाणु से अणुओं का निर्माण हुआ, अणुओं से यौगिकों का निर्माण हुआ, यौगिकों से धीरे धीरे बड़े बड़े यौगिक बने, उन बड़े बड़े यौगिकों से धीरे धीरे क्या बना? एमिनो अम्ल बना, एमिनो अम्ल से कोशिकाएं बनी, कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाया और उत्तकों ने मिलकर के एक शरीर बनाया या अंग बनाया और अंगों से क्या बने? शरीर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो वैसी कोशिकाएं जिनमें सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होंगी क्योंकि ये पहले बनी है, और वे कोशिकाएं जिसमें सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित होंगे उसे क्या कहेंगे हम? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। याद रखेंगे ये दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। लेकिन जैसे हम किसी जीवाणु की कोशिका देखिए, प्राचीन रूप से हम किसी नीलहरित शैवाल की कोशिकाओं को देखें तो वे कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दोनों में एक विशेष अंतर है कि यहाँ केंद्रक अस्पष्ट होता है और यहाँ केंद्रक स्पष्ट। ठीक है, तो एक चीज समझिए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसके चारों ओर झिल्ली है। लेकिन हम एक कोशिका बनाते हैं और इसमें ऐसे ही दे दिए। अब आप बताइए कहीं पर केंद्रक झिल्ली, कहीं केंद्रक है?
इसमें केंद्रक है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि स्पेशली केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसलिए केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होता है, इसलिए ये इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये एक विशेष पॉइंट है दोनों प्रकार की कोशिकाओं के लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित नहीं होती है, इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें केंद्रक स्पष्ट दिखती है, सभी अंग विकसित होते हैं और बहुत तरह के अंग होते हैं, इसमें बहुत तरह के अंग नहीं होते हैं, केवल विशेष अंग होते हैं जो एकदम जरूरी है, जैसे राइबोसोम वगैरह होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने कोशिका से संबंधित सभी तथ्यों को समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब आपका कार्य है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।